मेरे बेटा अनसॉल्व्ड में हम पहुंच गए थे क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब पहुंचते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 में कह रहे हैं ये कि भाई एक रिवर है 800 मीटर वाइड। ये मेरे बेटा रिवर है और इसकी विड्थ है 800 मीटर वाइड। ठीक है बेटा, और रिवर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। पानी जो बह रहा है, रिवर की जो वेलोसिटी है वो है 6 किलोमीटर पर आवर। तो अब या तो सारा किलोमीटर में करो या मीटर में। तो जब वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो मैं इसे भी किलोमीटर कर देता हूँ। 800 मीटर को लिख देता हूँ 0.8 किलोमीटर। रिवर की वेलोसिटी है 6 किलोमीटर पर आवर। पर्सन इसमें तैरता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो किस डायरेक्शन में वो तैरे कि नदी सीधे पार करे? तो जैसे कि कल की वीडियो में मैंने समझाया है, पर्सन यहां कहीं तैरेगा। कितने एंगल पर वो तो मुझे बताना है। पर्सन की वेलोसिटी होगी 10 किलोमीटर पर आवर जैसे कि क्वेश्चन में दे रखी है। किस डायरेक्शन में तैरे, थीटा बताना है। जब भी डायरेक्शन निकालनी है एंगल बताना है कि वो सीधा जाए। तो मेरे पढ़ाए हुए के हिसाब से पर्सन की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक tan cos थीटा और एक tan sin थीटा। अब क्या है, रिवर की वेलोसिटी 6 किलोमीटर पर आवर इसे वहां बहा के ले जाना चाहती है और पर्सन की वेलोसिटी का कंपोनेंट tan cos थीटा। जिसने कंपोनेंट अभी ना पढ़े हो तो जाते ही दोबारा पढ़ लेना। प्लेलिस्ट मैंने कल सुबह 6 बजे तक के लिए खोल दी है पूरी। तो रिवर चाहती है ये पर्सन इधर बहे। पर्सन की वेलोसिटी का कंपोनेंट tan cos थीटा चाहता है ये इधर जाए। यदि ये बड़ा है, रिवर की वेलोसिटी ज्यादा है तो ये उधर बह जाएगा। पर्सन की वेलोसिटी का कंपोनेंट बड़ा है तो ये इधर बह जाएगा। मैं चाह रहा हूं ना उधर बहे ना इधर बहे, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। यानी कि पहला पार्ट है कि वो किस डायरेक्शन में तैरे। तो tan cos थीटा होना चाहिए 6। तो cos थीटा होगा 6/10 यानी कि 0.6 और थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 0.6। यही पहला आंसर है। तो उसे नदी के किनारे से इतने एंगल पर स्विमिंग करनी पड़ेगी तो वो सीधा जाएगा। दूसरा नंबर, व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि जब इस पर्सन की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट से कट गया, ये कंपोनेंट इससे कट गया, फिर तो बस एक ही वेलोसिटी बची जो इसे नदी पार कराएगी। तो नदी पार कराने वाली वेलोसिटी बचेगी tan sin थीटा। अब यदि मैं sin थीटा की वैल्यू रख दूं तो आंसर आ जाएगा। यही इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। sin थीटा को लिख सकते हो √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 10 इंटू √1 माइनस cos थीटा है बेटा 0.6। तो 0.6 का स्क्वायर सॉल्व आप कर लेना, आंसर आ जाएगा। शायद 8 किलोमीटर पर आवर आएगा। है बेटा। अगला नंबर, अगले तीसरे पार्ट में पूछा है कि कितना समय लगेगा नदी पार करने में। बीच में पूछना हो तो रोक करके पूछ सकते हो, पहले दिन से आज तक यही कह रहा हूं। तीसरा पार्ट, नदी पार करने में टाइम कितना लगेगा। तो पहले बताओ, नदी जो पार करते समय डिस्टेंस कितनी जानी है, 0.8 किलोमीटर। और जो नदी ये पार कर रहा है कौन सी वेलोसिटी से पार करा रही है, tan sin थीटा। tan sin थीटा की वैल्यू क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर। तो 8 किलोमीटर पर आवर, तो ऊपर भी मैंने डिस्टेंस किलोमीटर में रखी, नीचे टाइम किलोमीटर पर आवर में रखा, स्पीड किलोमीटर पर आवर में रखी, तो टाइम आ जाएगा आवर्स में। ठीक बेटा। तो ये हो गया 1/10 आवर आएगा। 1/10 आवर का मतलब हो गया 6 मिनट। आंसर क्वेश्चन नंबर 9। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। सर tan sin थीटा को सोल्व करके 8 नहीं आने का। शर्त रही 1 करोड़ रुपए की। cos थीटा है 0.6, 0.6 का स्क्वायर 0.36, 1 माइनस 0.36 हो गया 0.64, 0.64 का अंडर रूट हो गया 0.8,
और 0.8 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 8 किलोमीटर पर आवर। कोई बात नहीं, तुम्हें राइट है बोलने का, लेकिन मैंने दिमाग में ही चला लिया था। वैसे झूठ बोल रहा हूं, मैं दिमाग में चला लिया था, आंसर टाइप हुआ तो मैंने आंसर देख के लिख दिया था। मैं एक सच्चा इंसान हूं। चलिए कोई बात नहीं, वो सेकेंडरी मैटर है, समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया सबको? अगला मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बोटमैन जिसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, नदी बह रही है, रिवर की वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है 5 किलोमीटर पर आवर। नदी बह रही है 5 किलोमीटर पर आवर, बोट की वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर। तो वही पिछले वाला क्वेश्चन की बोट को किस डायरेक्शन में चलाए? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी, किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन का मतलब एंगल, किस एंगल पर चलाए कि वो डायरेक्टली अपोजिट पहुंच जाए। तो मेरे बेटा थ्योरी से लेकर वीडियो से लेकर न्यूमेरिकल तक ये कई बार हो चुका है कि पर्सन की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक होगा 10 cos थीटा, एक होगा 10 sin थीटा। यदि ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बराबर हो गए तो ना वो इधर बहेगा ना इधर बहेगा, सीधा ऊपर लेके जाएगा 10 sin थीटा। तो यदि इसे सीधा डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट जाना है तो हर हाल में 10 cos थीटा को 5 के बराबर होना चाहिए, यानी cos थीटा होना चाहिए हाफ और थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री फ्रॉम द रिवर बैंक से 60 डिग्री तैरेगा। अच्छा, इसे अपस्ट्रीम बोलते हैं। ये जो तैर रहा है अपस्ट्रीम, देखो नदी इधर बह रही है और वो नदी के उल्टा जा रहा है, तो जब वो कोई नदी के उल्टा जाता है तो उसे अपस्ट्रीम बोलते हैं, और नदी की डायरेक्शन में जाता है तो डाउनस्ट्रीम। भाई ये बता, रिवर का फ्लो इधर है, पर्सन रिवर के अगेंस्ट तैरने की कोशिश कर रहा है, रिवर के अगेंस्ट तैरने की कोशिश करने को कहते हैं अपस्ट्रीम। तो यदि आप कहीं लिखा देखें अपस्ट्रीम, यानी बेटा वो बहाव के उल्टा डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, और डाउनस्ट्रीम बहाव की डायरेक्शन में, रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में बह रहा है। अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिवर इज फ्लोइंग स्पीडली विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। यहां फिगर बना दो। एक रिवर है, वो फ्लो कर रही है, रिवर की वेलोसिटी दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर, बोटमैन की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, नदी की चौड़ाई है 800 मीटर यानी 0.8 किलोमीटर। ठीक है बेटा, तो ये कह रहे हैं ही रोज द बोट विद स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, ही रोज हिज बोट एट राइट एंगल टू द बैंक ऑफ रिवर। अब यहां आदमी ने नदी के परपेंडिकुलर राइट एंगल टू द रिवर चलना शुरू कर दिया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मैं पहले ही बता दूं, पर्सन पीछे की तरफ जा रहा था तो उसके कंपोनेंट हो गए थे और वो सीधा पहुंच गया। अब एक बात बता, पर्सन जाना चाह रहा है ऊपर, मतलब नदी के परपेंडिकुलर, और नदी उसे बहा के ले आएगी यहाँ, तो ये तो यहाँ कहीं डायरेक्शन में पहुंचेगा, क्योंकि पर्सन उधर जाना चाहेगा, नदी यहाँ आना चाहेगी, तो दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में बह जाएगा। ठीक है, रिवर इज फ्लोइंग विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, पर्सन की वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर, बोट विड्थ ऑफ द रिवर है 800 मीटर यानी 0.8 किलोमीटर। पहला पॉइंट बताइए, नदी पार करने में उसे समय कितना लगेगा? तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो नदी पार करने के लिए डिस्टेंस उसके पास है 0.8 किलोमीटर, और नदी पार करने में कौन सी वेलोसिटी काम आएगी? बेटा रिवर को क्रॉस करने में सिर्फ वही कंपोनेंट काम आता है जो रिवर की विड्थ के पैरेलल होता है। यहां पर नदी 5 किलोमीटर पर आवर नदी को पार नहीं करा सकता, क्योंकि ये 5 किलोमीटर पर आवर इसे आगे तो बहा के ले जा सकता है, नदी पार कराने में इसका कोई रोल नहीं है। नदी पार कराने में रोल सिर्फ बोट की वेलोसिटी या पर्सन की वेलोसिटी का है 10 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे यहां पर क्या इस 5 किलोमीटर ने, या इस वाले को देख लो, क्या 6 किलोमीटर पर आवर ने नदी पार कराई? नहीं कराई। 10 cos थीटा ने नदी पार कराई? नहीं कराई। नदी को पार कराने वाला था 10 sin थीटा, तभी मैंने जब टाइम निकाला था तो स्पीड जो हमारे 10 sin थीटा रखी थी, जो 8 आया हुआ था, यहां पर स्पीड में 10 किलोमीटर पर आवर लूंगा, और वो बेटा इसलिए लूंगा क्योंकि नदी पार यही कराएगा। याद रखिए, नदी पार वही कराता है जो उसकी रिवर की विड्थ के पैरेलल वेलोसिटी कंपोनेंट होता है।
तो ये तो आपका टाइम निकाल लेना। दूसरा निकाल क्या लेना, ये आंसर आ गया, ये 4.8 मिनट आ रहा है, वो आप कुछ देख लेना कितना आ रहा है। 4.8 मिनट मैंने शीट में से देख के लिख दिया है, वो तो आ तो जाएगी। दूसरा पार्ट, वो पर्सन, ये हाउ फार अवे फ्रॉम द पॉइंट जस्ट अपोजिट टू द बैंक ऑफ रिवर विल बी रीचिंग, उसे पहुंचना था यहां, पहुंच गया यहां क्योंकि नदी के साथ बहता गया, तो वो पूछ रहे हैं कितना दूर जाकर के रुकेगा, उसे यहां पहुंचना था लेकिन नदी उसे बहाते बहाते यहां ले आई, तो कितनी डिस्टेंस ये चला गया, इसे एस कह देता हूं, कितना डिस्टेंस वो नदी की डायरेक्शन में बह गया। तो डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। टाइम तो मैंने 4.8 मिनट निकाल रखा है, जिसे 60 से डिवाइड करके आवर्स कर दूंगा क्योंकि मैं स्पीड को भी किलोमीटर पर आवर में ही रखने जा रहा हूं। तो मेरे बेटा टाइम तो मैंने यही वाला ले लिया, नदी पार करने का समय। अब मैं बेटा इसे आगे बढ़ा करके इस डिस्टेंस में कौन सी वेलोसिटी ले गई, क्या इसे आगे बढ़ाने में 10 किलोमीटर पर आवर का रोल था? नहीं सर, नहीं था ना, इसे आगे नो बढ़ाने सर, में की वेलोसिटी का रोल था, तो 5 किलोमीटर किलोमीटर पर आवर ने इसे आगे बढ़ाया है। तो यही ध्यान रखना है, नदी पार कराने वाली वेलोसिटी कौन सी है 10, आगे बहा के ले जाने वाली कौन सी है 5। तो जब आगे बहने वाली डिस्टेंस निकाली गई तो स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर रखा गया और टाइम को ये। बेटा जिस तरह के न्यूमेरिकल अभी मैंने नहीं कराए वो मैं कल टेस्ट में भी नहीं दूंगा, ये याद रखो। मेरा एक तरीका है कि एक चीज को पक्का करके तब आगे बढ़ते हैं। अभी रिलेटिव वेलोसिटी की थ्योरी भले ही बता दी है, न्यूमेरिकल एक भी नहीं हुआ है, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी का एक भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। सिर्फ वेक्टर एडिशन के या रिजल्टेंट के या रिवर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मेरे बेटा इसके बाद सॉल्व में से कुछ क्वेश्चन, सारे नहीं करा रहा सॉल्व वाले, आप भी तो ट्राई करोगे, तो आज आपका होमवर्क यही रहेगा, सॉल्व वाले सारे ट्राई कर लेना, जो डाउट आए वो मुझे भेज देना, जो टिपिकल है वो मैं बता दे रहा हूं पहले ही। टिपिकल का मतलब थोड़ा दिमाग लगाने वाले। मेरे बेटा सॉल्व में वेक्टर एडिशन से, रिजल्टेंट से रिलेटेड, सारे नहीं कुछ। मेरे बेटा सबसे पहले इन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 2, ये किसी बच्चे ने डाउट भी भेजा था मेरे पास। फर्स्ट नहीं करा रहा वो आप ट्राई कर लेना। इन अ ओपन प्लेग्राउंड motorist follows a track that he turns to left at angle 60 degree after every 200 meter। एक बाइक वाला है, यहां से स्टार्ट किया, 200 मीटर आगे गया, फिर 60 डिग्री का टर्न ले लिया अपनी जगह से 60 डिग्री, फिर यहां 200 मीटर आगे गया, फिर 60 डिग्री का टर्न ले लिया अपनी डायरेक्शन से 60 डिग्री, ऐसे करता गया। मुझे पता है वो हेक्सागन बना देगा, रेगुलर हेक्सागन, क्योंकि यदि बाहर वाला एंगल 60 है तो अंदर 120 डिग्री होगा, अंदर का हर एंगल 120 तभी होता है जब रेगुलर हेक्सागन हो। या आपने 8th 9th में 10th में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है बेटा। तो ये कह रहे हैं फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल पाथ लेंथ, दो चीजें बतानी है, डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ कहते हैं डिस्टेंस को, टोटल चला गया पाथ, टोटल पाथ लेंथ कब कब बतानी है, सेकंड टर्न, फोर्थ टर्न और सेवेंथ टर्न। जब देख बेटा स्टार्ट यहां से हुआ, यहां से चलना शुरू किया, ध्यान से सुनना, टिपिकल नहीं है, यहां से चलना शुरू हुआ, पहला टर्न इसे माना जाएगा, फर्स्ट टर्न यहां पे हुआ। भाई जिसे चलना शुरू किया जहां से, उसे थोड़ी टर्न बोलोगे, ये तो स्टार्ट है, ये फर्स्ट टर्न, ये सेकंड टर्न, थर्ड टर्न, फोर्थ टर्न,
फिफ्थ टर्न, सिक्स्थ टर्न, सेवेंथ टर्न, एट्थ टर्न, ये चलता जा रहा है। ये तो एट्थ है, फिर ये नाइन्थ टर्न भी होगा, ये 10th टर्न भी होगा, यदि वो लगातार ऐसे ही करता रहे। तो वो कह रहे हैं नंबर 1 सेकंड टर्न, जब इसने सेकंड टर्न लिया तब इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या थी। दूसरे नंबर पर कह रहे हैं फोर्थ टर्न, जब इसने फोर्थ टर्न लिया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या थी, सेकंड टर्न, फोर्थ टर्न। और फिर जब इसने सेवेंथ टर्न लिया, सेवेंथ टर्न लिया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या थी। एक और कर लेंगे, थर्ड टर्न लिया, कम से कम जिंदगी भर फिर इस तरह का कोई आएगा तो खुद ही उड़ा दोगे ना। देख बेटा, आप इसे स्टार्टिंग से शुरू करो, स्टार्ट 200 मीटर, 200 मीटर, ये स्टार्ट, ये फर्स्ट टर्न, ये सेकंड टर्न। इससे आगे का मत देखो। जब वो सेकंड टर्न पर था तब तक डिस्टेंस जो उसने चली थी, जिसे टोटल पाथ लेंथ कहा जाता है, वो डिस्टेंस चली थी 400 मीटर। 200 मीटर इधर आया था, 200 मीटर इधर, पहुंच गया सेकंड टर्न पर। तो 400 मीटर तो है टोटल पाथ लेंथ सेकंड टर्न की। अब उन्होंने कहा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये डिस्टेंस बतानी है, ये डिस्टेंस बतानी है। अब यदि ये 200 मीटर, ये 200 मीटर, ये एंगल 120 डिग्री, तो ये कितना होगा। मैं एक काम करता हूं, 120 का एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूं। मैंने यहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, अभी मैथमेटिक्स करेंगे। ये हो गया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ज्यादा लिखूंगा नहीं, मैं समझा दूंगा। 120 डिग्री का बाइसेक्ट कर दिया यहां से। अब आप मुझे बताओ, अपने आप लिख लेना, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। मान लो ये डिस्टेंस x है, तो x अपॉन 200 साइन 60, भाई इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। 60 के सामने है x, मैंने एज्यूम कर लिया, और 90 के सामने है 200 जो कि हाइपोटेनस है। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, तो x अपॉन 200 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन 60। तो आप लिखेंगे कि x अपॉन 200 इज इक्वल टू साइन 60, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 200 साइन 60। तो ये डिस्टेंस है 200 साइन 60। इसी तरह से ये भी 200 साइन 60, तो टोटल हो गया 400 साइन 60। यहां से यहां तक की टोटल हो गया 400 साइन 60, और यही 400 साइन 60 डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब जहां से चला जहां पहुंचा, डायरेक्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट होगा 400 साइन 60, और साइन 60 √3/2, तो 200 √3 मीटर। तो टोटल पाथ लेंथ तो ये भी चला है, ये भी चला है, दोनों को जोड़ दो, टोटल पाथ लेंथ का मतलब है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट डिस्टेंस। तो पहला पार्ट उन्होंने कहा था भाई सेकंड टर्न, तो वो 400 मीटर आ गया, और 4 आपका ये आ गया हमारा। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर ये पूछ रहे हैं कौन सा सेकंड एट द एंड ऑफ, अच्छा लिख तो लिया था, फोर्थ टर्न। देख बेटा, ये फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न, फोर्थ टर्न, मैं इसी में फिगर बना देता हूं। पहले बताओ फोर्थ टर्न तक, स्टार्टिंग से चौथे टर्न तक, तो 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर, कितना 200, 400, 800 मीटर तो डिस्टेंस चला है, जिसे टीपीएल यानी टोटल पाथ लेंथ कहते हैं, चौथे टर्न तक। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो ये डायरेक्ट डिस्टेंस है मेरे बेटा, इसे दोबारा निकालने की जरूरत नहीं। ये डायरेक्ट डिस्टेंस और ये डायरेक्ट डिस्टेंस बराबर है, आप देख लो बेटा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक से ही है, तो जो इसका आंसर है वही उसका आंसर है। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन मेरे बेटा, इसके बाद बार बार शीट उठा दूं, तो डिस्प्लेसमेंट इसका जो आएगा वो भी 200 √3 आएगा। अब इसके बाद आता है सेवेंथ टर्न, पांचवा, छठा, सातवां। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, सातवां टर्न ये है, ये स्टार्ट है, ये सातवां टर्न है।
यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से चला यहां पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट तो वही 200 मीटर है, लेकिन टोटल पाथ लेंथ जरा हिसाब लगा कितना चल चुका है। 200 पहले यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, इधर 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 और फिर इधर आया, तो 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1400 मीटर चल दिया टोटल पाथ। तो ये आई थिंक अब सबको क्लियर हो चुका होगा जो हम कह रहे हैं। फिर इसके बाद मैंने कहा थर्ड टर्न का और निकाल लो। जब इतना कर लिया, थर्ड टर्न अब आप बताने के लिए तैयार हो जाओ। पहले बताओ डिस्टेंस, डिस्टेंस 600 मीटर, ये है, बोलो बेटा 100 मीटर, 600 मीटर आ गया ना। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पर। मेरे बेटा डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये बताना है। मैं इसका सबसे आसान तरीका बताऊंगा, सीधे 400 मीटर आ जाएगा। आप जरा सेंटर से इन्हें ज्वाइन कर दीजिए, आपको सारे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेंगे। ये पूरा था 120 तो आधा 60, ये पूरा एंगल था 120 तो आधा 60। अब यदि ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60, तो ये एंगल भी 60, तीनों एंगल बराबर तो तीनों साइड बराबर, ये 200, ये 200, ये 200। इसी तरह से ये भी इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल है, ये सारे ही इक्विलेटरल है। तो इसका मतलब ये 200 तो ये भी 200, और ये 200, ये 200, ये 200, तो बेटा ये हो गया 200 प्लस 200 400 मीटर, 400 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा, 400 मीटर। अब ये आपका खत्म। जो थोड़े अलग से हो ना उन्हीं को ही तो करवाऊंगा मैं, नहीं तो फिर सारे के सारे मैं करा दूंगा, फिर तो बेनिफिट ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, कल मैंने रिवर वाली वीडियो इसीलिए तो भेजी थी, पता ऐसे तो मैंने जाने यूट्यूब पे कितनी डाल रखी है, कितनी ओपन है, कितनी ब्लॉक है। मैं तुम्हें तरीके से देता हूं, बहुत सारी मिसिंग है। यदि कोई बच्चा सोचे यूट्यूब पे मैं लगातार पढ़ता चला जाऊं तो बीच बीच में गायब है, समझ में नहीं आने का, वो मेरे को बताए कहाँ है। तो तुम्हें जो मैं दूं उससे आगे नहीं देखना। यूट्यूब में घुसोगे पागल हो जाओगे, मेरी वीडियो देखोगे तो भी हिडन है, सारे लोग वहां हाइड करके रखते हैं। मेरे बेटा अगला क्वेश्चन, थर्ड आप ट्राई करना, सिंपल है। अब मैं करा रहा हूं फोर्थ वाला। फोर्थ क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं कि मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड नॉर्थ। बेटा आप जानते हो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। A motorboat is racing toward north with 25 किलोमीटर पर आवर। एक मोटरबोट नॉर्थ की तरफ जा रही है 25 किलोमीटर पर आवर से, किलोमीटर पर आवर आप लिख लेना। और वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ द साउथ। मैं इसे अलग से बनाऊं क्योंकि मैं हर बार जरूरी नहीं शीट के तरीके से करूं, मैं आप पे कमांड कराना चाह रहा हूं कंपोनेंट मेथड की। जिसे कंपोनेंट मेथड पे कमांड हो गई, मजा आ गया, बहुत आसान है इसे यूज करना। तो ये कह रहे हैं मोटरबोट 25 किलोमीटर पर आवर से जा रही है नॉर्थ की तरफ, और वाटर जो फ्लो कर रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर से 60 डिग्री ईस्ट ऑफ द साउथ। पानी जो बह रहा है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ द साउथ। बेटा ये है ईस्ट, ये है साउथ, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ द साउथ। कल मैं इसके ऊपर कितनी देर लेक्चर दिया था, 10 किलोमीटर पर आवर 60 डिग्री ईस्ट ऑफ द साउथ का मतलब होता है ईस्ट ऑफ द साउथ, यानी साउथ से चल के ईस्ट की तरफ जाना। ये है बोट की वेलोसिटी और ये है रिवर की वेलोसिटी या करंट की वेलोसिटी। तुमसे कह रहे हैं बेटा फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। रिजल्टेंट वेलोसिटी मैं तुम्हें बताऊं, यदि देख वर्टिकल वाले के तो कंपोनेंट मत कर, इसके कंपोनेंट कर दो। ये हो जाएगा 10 cos 60 और ये हो जाएगा 10 sin 60। अब इसके बाद क्या करना चाहिए,
पहले रिजल्टेंट हॉरिजेंटल का रिजल्टेंट, फिर वर्टिकल का रिजल्टेंट और फिर उनका रिजल्टेंट। मुझे बताओ हॉरिजेंटल, इसमें तो कोई कंपोनेंट नहीं है ईस्ट की तरफ, हॉरिजेंटल की बजाय ईस्ट बोलो, ईस्ट की तरफ इसमें तो कोई नहीं है, इसमें है ईस्ट की तरफ tan sin 60, tan sin 60 का मतलब 5√3 किलोमीटर पर आवर। अब y वाले कंपोनेंट देखो, मतलब नॉर्थ वाले, नॉर्थ की तरफ है 25, साउथ की तरफ है 5, 10 cos 60, cos 60 हाफ, हाफ से 10 हाफ, 5 रह गया, 25 चाह रहा है नॉर्थ जाए और 5 चाह रहा है साउथ जाए, तो अल्टीमेटली 25 में से 5 माइनस हो करके 20 बचेगा, 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ। ये है बेटा ईस्ट वेस्ट वालों का रिजल्टेंट, ये है नॉर्थ साउथ वालों का रिजल्टेंट, या कह दो हॉरिजेंटल का। मेरी फिगर में रजिस्टर में तो ये हॉरिजेंटल ही है, हॉरिजेंटल का रिजल्टेंट, वर्टिकल का रिजल्टेंट। ये है फाइनल आंसर जिसे आप रिजल्टेंट वेलोसिटी कहोगे। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आएगी? तो जवाब है रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी अंडर रूट a² + b²। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो अंडर रूट 5√3 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 0। तभी हम कह देते हैं कई बार कि पाइथागोरस लगा दो, यानी कि सिर्फ 5√3 का होल स्क्वायर करो प्लस 20 का होल स्क्वायर करो। दरअसल अगला टर्म 0 होता है, यह है a², यह है b², ये a ये b। आगे क्या लिखना था? 2ab cos थीटा, a b cos थीटा, थीटा तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो वो इसीलिए हम बोल देते हैं पाइथागोरस लगा दो। दरअसल आप रिजल्टेंट का ही फार्मूला लगा रहे होते हो। ये आ गई वेलोसिटी। और मेरे अगले कंसेप्ट के हिसाब से वेलोसिटी तब तक अधूरी है जब तक एंगल ना बताया जाए। डायरेक्शन बता ही नहीं सकते तब तो मजबूरी है, बता सकते हैं तो बता दो। तो tan अल्फा 20/5√3, 20/5√3 यानी कि बेटा 4/√3। तो अल्फा कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 4/√3। तो अल्फा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 4/√3। ये हमारे पास अल्फा, लेकिन अल्फा की डायरेक्शन मेंशन करनी चाहिए। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ नापा गया है, ये एंगल ऊपर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट, ईस्ट टू नॉर्थ या फिर नॉर्थ ऑफ द ईस्ट। तो ये नॉर्थ ऑफ एक्सक्यूज द मी ईस्ट। सर, बोलो बेटा। सर वर्टिकल में 20 किलोमीटर पर आवर कैसे है? आप बेटा कंपोनेंट बस ये बता दो, कंपोनेंट वाली वीडियो देख चुके ना? यस सर। आप ये बताओ इसमें वर्टिकल, वर्टिकल क्या, वाई एक्सिस बोल दो चलो। इसमें ऊपर कितनी वेलोसिटी है? 25 किलो। और इसमें नीचे कितनी वेलोसिटी है? 10 cos 60, और cos 60 होता है हाफ, तो 10 cos 60 कितना हो गया? 5। तो ऊपर की तरफ है 25, नीचे की तरफ है 5, ऊपर कितना है 25। अब ये बताओ मैं पेन को ऊपर की तरफ तो 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंकूं और नीचे 5 मीटर पर सेकंड से, तो जाएगा तो ये बड़े वाले की तरफ, तो कितने से, लेकिन उन दोनों का डिफरेंस है। ओके सर। आया समझ में? नहीं आया? यस सर। क्या हो गया फिर? बचा क्या? 20, तो ऊपर की तरफ 20 बचा बस। तो ये है 20 और हॉरिजेंटल में कोई है ही नहीं। एक बार कंपोनेंट वाला दोबारा देख लोगे ना वीडियो, सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये था कि जैसा कि शीट में किया है, वो शीट वाला मेथड अब मैं बता नहीं रहा। 25 है एक और 10 किलोमीटर पर आवर है दूसरा। सर बोलो बेटा। सर ये tan इनवर्स को हम कॉट क्यों नहीं लिखते? एक सेकंड, पास को आया। हाँ बोलो बेटा। सर tan इनवर्स को कॉट क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि बेटा tan इनवर्स कॉट नहीं होता। आप अच्छा एक बात बताओ, tan 30 1/√3 है, समझ गए? तो 30 किसके बराबर हो गया? 30 डिग्री किसके बराबर हो गया? tan इनवर्स 1/√3। क्या tan इनवर्स 1/√3 को cot 1/√3 कह सकते हैं? और cot 1/√3 कह दिया तो क्या वो 30 आएगा? दरअसल मैं बताऊं चक्कर क्या है। cot थीटा जो होता है tan थीटा का होल इनवर्स होता है। cot थीटा tan थीटा का होल इनवर्स होता है।
अब यदि कहीं पे tan थीटा 1 a आ गया तो थीटा जो है वो tan इनवर्स a है, ये हमारा लिखने का तरीका है, लेकिन इसे tan a इनवर्स नहीं लिख सकते, सिर्फ tan का इनवर्स है। यदि आसान शब्दों में बताऊं तो ये बताओ tan थीटा a है, गौर से देख। मान लो मैं तुम्हारी भाषा में बताऊं, पुराने साइंटिस्ट ने क्या सोचा होगा, उन्होंने सिर्फ tan को नीचे लाए, ऐसा सोचा होगा मुझे लगा, और फिर ये tan को ऊपर ले जा करके कर दिया tan इनवर्स। लेकिन मुझे बताओ क्या a का भी इनवर्स है ये? नो सर। tan का इनवर्स है या tan a का इनवर्स है? 10 और का है, है? 10 का। और यदि मैं लिख दूं tan a का इनवर्स, tan a का इनवर्स tan का इनवर्स है या tan a का इनवर्स है ये? 10 a का। tan a का इनवर्स तो cot लिखा जा सकता है क्योंकि ये 1/tan a होगा, और 1/tan a हो जाएगा cot a। तो जहां कहीं, चल आपने अच्छा हुआ पूछ लिया, नहीं तो एक कंफ्यूजन रहता, जहां ओके सर, कहीं ओके, लिखा आगे हो समझ गई। tan a इनवर्स तो cot a लिख दो, लेकिन जहां लिखा हो tan इनवर्स a उसे मत लिखना मेरे लाल। आगे ओके सर। तो शीट में जो दिया हुआ है मेथड, ये 25 है, ये 10 है, ये एंगल 60 दिया हुआ है। पहले ये बताओ, ये कोइनिशियल वेक्टर है ना, पहला है ऊपर और ये दूसरा इधर, तो जब कोइनिशियल होते हैं तो बिना एक्सटेंड किए अंदर वाला एंगल लेते हैं। उन्होंने इसे a मान लिया, इसे b मान लिया, दोनों का एंगल थीटा ले लिया और फॉर्मूला लगा दिया रिजल्टेंट का। क्या फॉर्मूला? √a² + b² + 2ab cos थीटा। फिर tan अल्फा निकाल दिया, फॉर्मूला रट के करने वालों के लिए है b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा वाला फॉर्मूला। मेरी आदत यह है कि बेटा ये तो सिर्फ दो वेक्टर में ही काम आता है, कंपोनेंट्स जितने भी हो काम आ जाता है, तो मैं कंपोनेंट को प्रेफर करता हूं। आप तैयार दोनों तरह से करो, ये मैंने बता दिया, ये आपकी शीट में लिखा मिल जाएगा। ये था हमारा सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4। इसके बाद अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं एंगल से जुड़ी हुई। मेरे बेटा ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, गौर से सुनना। मुझसे कहा गया दोनों के बीच का एंगल थीटा है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है उसके तो मैं बात ही नहीं कर रहा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आप जानते हो, फॉर्मूला √a² + b² + 2ab cos थीटा। एंगल अल्फा बताना हो तो फॉर्मूला क्या है? तो जवाब है tan अल्फा। ध्यान से सुन, फॉर्मूला आज कोई नई चीज बताने जा रहा हूं। tan अल्फा का फॉर्मूला है, प्रूफ करवा रखा है मैंने, b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा, जहां थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। अब सुनना मेरी बात को, क्या मैं सीधे अल्फा निकाल के छोड़ जाऊं? पहले बताओ अल्फा किस किस का एंगल है, रिजल्टेंट और ए वेक्टर का। तो जब आप अल्फा निकाल के आओगे, भाई ये बताओ डायरेक्शन, जब तक मैं कहूं कि इस पेन की डायरेक्शन 30 डिग्री है तो ये गलत बात है कि कहां से 30 डिग्री है, लेकिन मैं कहूं कि ये पेन ए वेक्टर से 30 डिग्री एंगल पर है तो ये सही बात है, फिर ये सही डायरेक्शन है। या मैं कहूं कि ये बी वेक्टर से 30 डिग्री के एंगल पर है तो ये भी मानने वाली बात है, किसी ना किसी के साथ डायरेक्शन। तो जब आप ये फॉर्मूला लगा करके अल्फा निकालते हो तो अल्फा जो एंगल होता है, अल्फा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर। ये फॉर्मूला तभी है, आपने जो डेरिवेशन किया था उसमें रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ एंगल बनाया गया था। लेकिन कई बार एग्जाम में कहते हैं कि बताओ रिजल्टेंट बी वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा। यदि उन्होंने कहा रिजल्टेंट ए वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा, ये फॉर्मूला, रिजल्टेंट बी वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा, तो tan बीटा कह देता हूं, जब इसे अल्फा कह दिया तो बी वेक्टर के साथ बीटा कह देता हूं।
कितना बनाएगा? तो a sin थीटा अपॉन v प्लस a cos थीटा। अब कई बच्चे कहेंगे ये हमें याद कैसे रहेगा? तुमने नोटिस किया रिजल्टेंट a वेक्टर के साथ एंगल बना रहा था, तो नीचे की पहली टर्म है a, बाकी इसमें भी b, इसमें भी b। जब रिजल्टेंट और b वेक्टर के बीच का एंगल नापा गया तो नीचे की पहली टर्म है b। कल को मैं आपसे कह दूं कि ये p वेक्टर है और ये q वेक्टर है, गौर से सुन लो, सीख लोगे, और दोनों का एंगल थीटा है। एक p वेक्टर है, एक q वेक्टर है, दोनों का एंगल थीटा है। मैं पूछता हूं कि जो रिजल्टेंट है वो p वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा? तो पता है क्या करना, आज सीख जाओगे। यदि p वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा तो नीचे लिख देना p, ऊपर और नीचे क्या आएगा? q sin थीटा और q cos थीटा। यदि मैं कहूं कि ये रिजल्टेंट, ये चीज बुक्स में नहीं समझाएंगे, मैं रोज बताता हूं, ये है बेटा m वेक्टर, ये है n वेक्टर, m और n के बीच का एंगल थीटा है। मैं पूछता हूं कि रिजल्टेंट n वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा? रिजल्टेंट n वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा? तो tan अल्फा जिसके साथ एंगल बनाएगा वो पहले लिख दो। अब ऊपर और नीचे क्या आएगा? n तो तुमने यहां लिख दिया, बोल दो। m sin थीटा और नीचे आएगा m प्लस, m cos थीटा नीचे आएगा n प्लस m cos थीटा। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, ये छोटी छोटी चीजें बहुत बच्चे गलतियां करते हैं। मुझे कल को अब न्यूमेरिकल देने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं कि पहला वेक्टर है 30 न्यूटन ईस्ट की तरफ, दूसरा वेक्टर है 50 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये p वेक्टर, ये q वेक्टर। तो मैं समझ गया, एक तो p वेक्टर तो है ईस्ट की तरफ, q वेक्टर है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो दोनों में 45 डिग्री का एंगल है, क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री पर होते हैं। ये हो गया थीटा। यदि हम आपसे कहें यहाँ p कितना है 30, q कितना है 50, थीटा कितना है 45। अब रिजल्टेंट बताओ, वो तो भैया प्रभु आप कर लेना। हाँ बोलो बेटा। सर इस वाले को सेम ऑर्डर से भी तो कर सकते हैं। बेटा कर सकते हैं, लेकिन जब हमने फिगर कोइनिशियल बना दी तो कोइनिशियल से कर देंगे। एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस एक ही आदत बना लो। कोइनिशियल मिल जाए तो कोइनिशियल से कर दो, कोइनिशियल में अंदर वाला एंगल थीटा ले लो, और जब सेम ऑर्डर में बनाओ तो एक्सटेंड करके, मान लो आप सेम ऑर्डर में बनाते, ये p बनाते और ये q बनाते, तो फिर तुम इस एंगल को थीटा थोड़ी कहते। यस सर, फिर थीटा किसे कहते? p को एक्सटेंड करते, एक्सटीरियर वाला एंगल। तब वो एक्सटीरियर वाला आएगा तो 45 ही। यस सर। होशियार बालक तो वो है कि जैसी भी फिगर बना दो, हमारे कंसेप्ट सुलझे हुए होने चाहिए। कंसेप्ट जिनके कंफ्यूज रहते हैं वो पहले ही दिन न्यूमेरिकल को नमस्ते कर देते हैं, कैसे तैसे थ्योरी रट रट आके पास हो जाते हैं, लेकिन बाद में बस उनका ये रहता है साइंस छोड़ो यार, साइंस दिमाग खराब करती है, जबकि सबसे आसान साइंस है। फिजिक्स तो सबसे इजी है, पर मास्टर मेरे जैसा होना चाहिए। खैर वो तो मजाक की बात है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं असली बात रुक गई। P इसका मैग्नीट्यूड, Q दूसरे का मैग्नीट्यूड और थीटा दोनों का एंगल। अब मैं आपसे पूछता हूं कि रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा, तो आप सीधे फॉर्मूला मत लिखना, आप ये पूछना कि सर रिजल्टेंट और P का एंगल बताना है या रिजल्टेंट और Q का बताना है। रिजल्टेंट और P का बताऊं या रिजल्टेंट और Q का, क्योंकि दोनों के फॉर्मूलों में अंतर है, दोनों का आंसर अलग आएगा। अब यदि मैंने कहा रिजल्टेंट और P का ही बता दो, q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। ऊपर Q sin थीटा और P प्लस Q cos थीटा। जरा भी मुश्किल नहीं लगने की, अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आने की। तो ये हमारा कंसेप्ट भी हो गया न्यूमेरिकल के बहाने। और आज का होमवर्क मैं पहले ही बता चुका हूं, अभी एक आध और देख रहा हूं, कोई मोस्ट टिपिकल सा हो तो करवा दूं। आपको
सॉल्ड अनसॉल्ड सिर्फ वेक्टर एडिशन पे ट्राई करने हैं रिजल्टेंट पर। और भैया वीडियो में कल सुबह 6 बजे परमानेंट बंद कर दूंगा, जिसे भी पढ़ना है पढ़ लो, परमानेंट खुली नहीं छोड़ सकते। रात में चाहे जग के पढ़ो, कल को कहोगे ओपन कर दो, कल नहीं करने का, फिर सिर्फ एग्जाम वाले दिन होगी, एग्जाम से एक दिन पहले ओपन होगी। मेरे बेटा ये सिंपल है। अब रिवर बोट वाले तो आप कर लोगे, जैसे अब ये देखो 12th न्यूमेरिकल बता रहा हूं। ये कह रहे हैं बेटा रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड। नदी वो रेन बारिश हो रही है 35 मीटर पर सेकेंड से, पानी की बूंदें नीचे गिर रही हैं। विंड स्टार्ट ब्लोइंग विद स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। हवा चलने लगी, विंड ईस्ट टू वेस्ट हवा चलने लगी 12 मीटर पर सेकेंड से। मैं बोर्ड पे दिखा नहीं रहा, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ये सब हो गया। अब ये कह रहे हैं किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा। बेटा दोनों वेक्टर जोड़ दो, ऐसा होता है बारिश की बूंदें नीचे गिरेंगी और हवा उसे बहा के अपनी डायरेक्शन में ले जाएगी। बारिश यहां गिरेगी 35 से और हवा उसे बहा करके बारिश की बूंदों को यहां ले जाएगी 12 की स्पीड से, तो बारिश की बूंदें तो इस डायरेक्शन में गिरेंगी। हवा कहां से कहां जा रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो पानी की बूंदें भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहने लगेंगी। तो छाता हमें, अम्ब्रेला हमें इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। ये है हमारे अम्ब्रेला की डायरेक्शन। अब अम्ब्रेला का एंगल हमेशा वर्टिकल से दिया जाता है। जाने कब से नियम बना रहा है कि जब भी हम पूछे अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में लगाएं तो वर्टिकल से बताते हैं कि वर्टिकल से कितना झुकाएं। हवा जा रही है वेस्ट टू ईस्ट दिया था, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट हवा जा रही है ईस्ट टू वेस्ट, तो ये है ईस्ट टू वेस्ट। तो समझने वाले तो समझ गया, पानी नीचे गिरा, हवा उधर बहा के ले गई, वो टेढ़ा हो गया। अब जब पानी इस डायरेक्शन में गिर रहा है तो अम्ब्रेला भी इधर ही लगाया जाएगा। भाई यदि बारिश यहां से आ रही है, अम्ब्रेला यूं पकड़ के थोड़ी खड़े हो गए, इतने होशियार थोड़ी है, इधर से आ रहा है पानी, इधर ही लगाऊंगा, तो अम्ब्रेला लगा दिया। तो कितने एंगल पर लगाना चाहिए, तो tan अल्फा निकाल लो। ये एंगल अल्फा है, हमेशा वर्टिकल से देना, रेन का क्वेश्चन वर्टिकल से होगा। अब ये अल्फा है तो ये अल्फा है अल्टरनेट, तो tan अल्फा हो जाएगा 12/35, और यदि tan अल्फा हो गया 12/35 तो अल्फा होगा tan इनवर्स 12/35 विद वर्टिकल। लिख के आना पड़ेगा विद वर्टिकल। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ। मैं कहता हूं छाता लगाना पड़ा वर्टिकल से इतने एंगल पर, लेकिन वर्टिकल से इतना एंगल किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, किस तरफ। तो इसने जो छाता झुकाया है वर्टिकल से ईस्ट की तरफ झुकाया है। इधर तो ईस्ट होता है ना और इधर वेस्ट होता है, तो वर्टिकल से ईस्ट की तरफ झुकाया है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम वर्टिकल टुवर्ड ईस्ट। केवल ये कह देना कि वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पर या थीटा एंगल पर या अल्फा एंगल पर, वो भी अधूरा है। वर्टिकल से किधर, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, वो भी तो मेंशन करोगे। तो फ्रॉम वर्टिकल सर ईस्ट ऑफ द नॉर्थ भी सही है बेटा? ईस्ट ऑफ नहीं द नॉर्थ। सही है, गलत है। उसका रीजन बताओ। पहले बताओ बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड होती है या नॉर्थ से साउथ? हमारा बोर्ड तो 2 डायमेंशनल है, आपका रजिस्टर तो 2D है। हमारे अर्थ पर ये है नॉर्थ, ये है साउथ, इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट, ऊपर है वर्टिकली अप और नीचे है वर्टिकली डाउन। क्या ऊपर नॉर्थ पोल है? नो सर। समझने की कोशिश कर। अपवर्ड टू डाउनवर्ड। यस सर। अब बोर्ड पर दिक्कत यह है, मतलब 6 डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अप, डाउन। अब ये जो अप डाउन है ये रजिस्टर में नहीं बन पाता, तो हमारे बोर्ड पे बड़ी कंफ्यूजन। अरे एक बार तो ऐसा क्वेश्चन आया कि बारिश हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड
और हवा चल रही है नॉर्थ से साउथ। अब एक होशियार बालक था, वर्टिकली डाउनवर्ड भी ऐसे ही बनाया और हवा चल रही है नॉर्थ से साउथ वो भी ऐसे ही बना दिया। कह रहा सर दोनों एक डायरेक्शन में जोड़ के आ गया। मैंने कहा शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, तू सबसे आगे बने जाएगा। तो लेकिन तुम्हें तो मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ, 30 साल के एक्सपीरियंस में जो बच्चों ने गलतियां करी वो चीजें मैं आप ना करो इसलिए बताता रहता हूँ। तो अब तो नहीं होगी। वर्टिकली डाउनवर्ड अलग है, नॉर्थ साउथ, तो इसे वर्टिकल से ही बोला जाएगा, फ्रॉम वर्टिकल टुवर्ड ईस्ट। ओके। चलिए, तो ये भी हो जाएगा। अब ऐसा ही ना ट्राई करो, और ट्राई में मैंने बता दिया पहले, सॉल्व में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक करना, वो एडिशन के हैं। अनसॉल्व में 1 to 11 रिपीट करना, वो एडिशन के हैं। उसके अलावा जो वीडियो मैंने आज प्लेलिस्ट दोबारा भेज दी है तुम्हारे नए ग्रुप में, उन्हें ढंग से तैयार कर लो। मैं कोई वीडियो और नहीं भेज रहा हूं। कल टेस्ट के बाद नई वीडियो आएगी संडेज के लिए, संडे को पढ़ने के लिए। सर अब इतना, अब बोलो बेटा। रिकॉर्डिंग सर राइट से तो एक सेकेंड,